नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम मालवा के परमार वंश को देखेंगे। इसके पहले हमने गुर्जर प्रतिहारों को देखा, हमने कलचुरी वंश को देखा, हमने चंदेल वंश को देखा। आज हम देखेंगे परमार वंश को। परमार वंश को हम पढ़ाने के पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें, यदि आपने हमारा पहले की वीडियो देख रहे हैं तो हमने बताया था कि जब हम परमार वंश को डिस्कस करेंगे तो आपसे पूछेंगे ये किन के सामंत है। तो आपको याद हो ये राष्ट्रकूट वंशों के सामंत है। और हमने विशेष में अब लिखाया था, 3 पॉइंट्स वहाँ लिखाए थे। हमने बताया था कि राष्ट्रकूट की जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं करती, और वही लिखाया था लास्ट पॉइंट में कि जो मालवा के परमार हैं वो राष्ट्रकूटों के सामंत हैं। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो परमार वंश है वो राष्ट्रकूटों के सामंत है, यानी उत्पत्ति क्लियर हो गई। अब इनका क्षेत्र क्या है, तो मालवा से स्पष्ट ही है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले एरिया से है। राजधानी क्या रहेगी, शुरुआत राजधानी इनकी उज्जैन रहेगी और बाद में ये अपने राजधानी धार को परिवर्तित कर लेंगे। तो हम आज इसको पढ़ते हैं और पढ़ते समय ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप चंदेल वंश भी देख चुके हो, अभी आगने वाली क्लास में आप कछवाहा वंश या कच्छपात वंश भी देखोगे, है ना। अभी कलचुरी वंश भी है। तो हम सारी लोकेशंस को आपको एक बार डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम पढ़ते हैं, संस्थापक कौन थे, उत्पत्ति कौन थी, कौन से प्रमुख शासक है, किन्होंने क्या क्या स्थापत्य के रूप में बनाया है, क्या क्या साहित्य के रूप में विकास हुआ है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस यहाँ करते ही हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे शासक देखने को मिलेंगे, तो हम कुछ प्रमुख शासकों पर ही डिस्कस करते हैं। वैसे भी परमार वंश राजा भोज के लिए और बागपति मुंज के लिए ही जाना जाता है। चलिए आइए, सबसे पहले हम क्लास जब भी पढ़ते हैं तो क्षेत्र की बात करते हैं। कहाँ इनका क्षेत्र है, क्षेत्र हो गया इनका मालवा, क्षेत्र हो गया मालवा हो गया। और कहाँ मालवा, तो लिख सकते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये देखा आपने। अब इसको हम उत्पत्ति भी देख लेते हैं हम इनकी, या अभी उत्पत्ति रुकते हैं फिर राजधानी लिखा दे रहे हैं उत्पत्ति में, क्योंकि हमें कुछ चीजें स्पष्ट और करना है। राजधानी देखा जाए तो शुरुआती राजधानी तो शुरुआत में हमें उज्जैन देखने को मिलती है, बाद में धार होती है, उज्जैन, और बाद में धार। अब हम एक बार इसका क्षेत्र लोकेशन आपको मैप में दिखा दें। ये हुआ भारत। यहां हम एमपी की लोकेशन स्पष्ट कर दें पहले आपको। ठीक है, तो अब ये हमें जो देखने को मिलेंगे, यहां देखने को मिलेंगे, यानी ये रीजन जो है यही है आपका मालवा रीजन। ठीक है, तो एक तो आपने ये जाना। अब उस समय भारत में यदि हम और राजवंशों को थोड़ा सा एक नजर डाल के देखें तो आप यहाँ देखते हैं इस रीजन में भी कौन थे, यहाँ आपके गुर्जर प्रतिहार आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस रेंज पर कौन है, वहाँ यहाँ है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश है। और नीचे की तरफ देखें तो हमें यहाँ एक सोलंकी वंश भी देखने को मिलेगा। कहाँ, यहाँ। ये आपका सोलंकी वंश हुआ। और ये आपको कल ही हमने डिस्कस किया है, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और कुछ यूपी के हिस्से जिसमें कलिंजर, महोबा, है ना, ललितपुर वाला रीजन, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ, ये चंदेल वंश है।
यानी मध्य प्रदेश में इसके साथ आपको ये वंश भी देखने को मिल रहा है। कल आपने देखा भी था, इनका नाम आ रहा था बार बार। और यहाँ महाकौशल वाले रेंज में देखें हम तो यहाँ अभी एक वंश है जिसका नाम है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश। और अभी इस ग्वालियर रीजन में देखें, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी वाले रीजन में देखें तो चंदेलों के सामंत ही थे, आपको याद हो कल, जिसका हमने नाम बताया था आपको, कच्छपघात वंश। इसी को कछवाहा वंश भी बोलते हैं। ये तो भारत में दिखा दिया हमने आपको। अब हम यदि यहाँ देखें इस वाले रीजन में, दिल्ली और राजस्थान हरियाणा वाले रीजन में, तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का राय पिथौरा ने चंदेल पर रात्रि अभियान किया था, हमने कल डिस्कस किया था। तो इस समय जो मध्य भारत की स्थिति देखने को मिल रही है, कौन कौन से राजवंश देखने को मिल रहे हैं। अब कन्नौज वाली जगह पर आ जाए तो कन्नौज को हम यदि देखें, कन्नौज वाली जगह को देखें हम, तो यहाँ कौन है, यहाँ आपके गुजर प्रतिहारा है। और बाद में यहाँ जब गुजर प्रतिहार वंश खत्म होगा तो यहाँ गहड़वाल वंश देखने को मिलेगा। तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश था और बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, गहड़वाल वंश, जिसमें राजा जयचंद को आप जानते हैं। अब यहाँ जो बंगाल वाली स्थिति देखने को मिल रही है आपको, तो यहाँ अभी त्रिकुट संघर्ष में आपने पाल वंश को देखा था। अब पाल वंश का जब पतन होता है या जब इसके बाद यहाँ हमें सेन वंश देखने को मिलेगा। तो ये आपने कुछ स्थिति देखी। और यही हम यदि आपको बताएं तो यहाँ राष्ट्रकूट है। अभी राष्ट्रकूट तो काफ़ी दूर तक थे, फिर भी इनका भी मूल रूप आप यहीं देखें, मान्यखेत जो राजधानी आपको राष्ट्रकूट है ये, और राजधानी हम बोले तो इनकी क्या थी, मान्यखेत। और इनके हम नीचे देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, कल्याणी के चालुक्य। यानी हम वंश तो देख ही रहे हैं मालवा, पर इस समय भारत की ये स्थिति भी आपको जानना है कि मध्य प्रदेश में परमार वंश के जो समकालीन राजवंश देखने को मिल रहे हैं हमें, चंदेल वंश, कलचुरी वंश, कच्छपघात, ये वंश जो है ये चंदेलों के सामंत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर भी यहाँ एक वंश, अभी हम परमार के बाद इसी वंश को आपको पढ़ाएंगे। इसी वंश में एक शासक अर्जुन मिलता है जो विद्याधर के कहने पर, या विद्याधर का सामंत होता है, वही गुजर प्रतिहार शासक राज्यपाल को मारता है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप मोटा मोटा जाने ये स्थिति है, और मालवा की स्थिति आपकी पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब हम उत्पत्ति पे बात करेंगे कि परमारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहला फैक्ट आप जानेंगे, राष्ट्रकूटों के सामंत है, यानी इस वंश के। यहाँ राष्ट्रकूट वंश है तो लिखेंगे राष्ट्र, क्या लिखोगे आप, राष्ट्रकूटों के सामंत है। ये हम राष्ट्रकूट वंश में भी आपको बता चुके थे, सामंत थे। अब इनके सामंत थे तो यही हम एक फैक्ट लिखाएंगे आपको, ये कब सामंत बने ये भी तो जानना जरूरी है आपको। तो 812 एडी में राष्ट्रकूटों में एक शासक हुए गोविंद तृतीय, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और मालवा पर अधिकार किया, और अपना सामंत के रूप में आपके कहें तो उपेंद्र या कृष्णराज को वहां बैठाल दिया। और ये लगभग 945 एडी तक ये परमार जो रहे वो उनके सामंत के रूप में ही देखने को मिलते हैं, किनके, राष्ट्रकूटों के। ये सारा हम डिस्कशन आपको राष्ट्रकूट में भी बता चुके। एक लिखा दे रहे वो वाली बात है हम, 812 एडी में, 812 एडी में राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय, आप जानते हैं गोविंद तृतीय हुए, ध्रुव हुए, ये सारे कौन हैं, ये त्रिपक्षीय युद्ध में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक, कन्नौज के लिए युद्ध हो रहा था, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर
मालवा पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद क्या घटना घटी, और अपने सामंत किसको, उपेंद्र, और इन्हीं को क्या दूसरा नाम है, कृष्णराज को सिंहासन पर बैठा दिया। तो संस्थापक के रूप में हम देखेंगे तो उपेंद्र कृष्णराज ही रहेंगे, परंतु बने तो रहे, पर अभी कैसे हैं, ये सामंत हैं, समझ रहे ना आप, सामंत की भूमिका में ये लोग गद्दी पर बैठे हैं। अच्छा, राष्ट्रकूटों को बार बार नीचे क्यों आना पड़ता था, क्योंकि इनका संघर्ष किससे चल रहा है, परस्पर यहाँ पहलव है, तो इनका संघर्ष किससे देखने को मिल रहा है, पहलवों से देखने मिल रहा है। क्योंकि आपको हम दक्षिण भारत की हिस्ट्री में बताए थे कि बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का संघर्ष किससे प्रारंभ हो गया, पहलवों से, और अभी नीचे जो कल्याणी के चालुक्य इनका संघर्ष चोलों से होगा, तो बार बार इन्हें नीचे की तरफ आना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब एक फैक्ट और लिखेंगे आप, सिंहासन बैठा दिया, और लिखेंगे राष्ट्रकूटों के 945 एडी तक परमार शासक सामंत के रूप में रहे, यानी अभी इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं हुई है, ये हैं तो राजा, परंतु कैसे हैं, ये अभी राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम प्रमुख शासकों पे बात करेंगे। ये सारा हमने डिस्कशन कर ही दिया है। हमने मध्य प्रदेश की भी आपको स्पष्ट स्थिति बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समकालीन राजा कौन है, और उत्तर भारत में क्या स्थिति है, और दक्षिण में क्या स्थिति चल रही है। यहाँ पहलव है, नीचे आपके चोल वगैरह है, चोल का भी योगदान होगा, यानी नीचे साइड कौन है आपके, यहाँ तमिलनाडु वाले रीजन में कौन हमें देखने को मिलेगा, अभी हमें चोल मिलेगा, क्योंकि चोल शासक हमें सोमेश्वर प्रथम राजा भोज के समय पर धार, आपका मांडू और उज्जैन पर लूटपाट करेगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ आपके पहलव वंश भी था। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, अब अगली हेड डालते हैं हम प्रमुख शासक, इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। आपको हमने सारी लोकेशन बता दी, उस समय कौन शासक चल रहे हैं, और आपको रिवीजन भी हो गया होगा कौन किस क्षेत्र से था। तो आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से राष्ट्रकूटों ने परमारों को अपना सामंत बनाया, और 1945 तक 945 तक ये सामंत के रूप में ही रहे। अब हम हेडिंग डालते हैं प्रमुख शासक, यानी हम अब कुछ शासक तो इसमें बहुत सारे हैं, फिर भी हम कुछ को ही पढ़ेंगे। पहले शासक देखने को मिलते हैं, अभी आपने जो पढ़े हैं, उपेंद्र, और इन्हीं को बोलते हैं कृष्णराज, गद्दी पर बैठते हैं, और इनके बारे में एक ही फैक्ट लिखेंगे, संस्थापक हैं, संस्थापक थे परमार वंश के। दूसरे इनके बाद जो शासक आते हैं उनको लिखेंगे हम बैरी सिंह प्रथम, बैरी सिंह फर्स्ट। इसके बाद अगले शासक, अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है, सब सामंत के रूप में ही है। पिता लिखना चाहो तो लिख लो, किसके पुत्र हैं ये पुत्र हैं उपेंद्र के। बैरी सिंह के बाद आप लिखेंगे सियक फर्स्ट प्रथम, इसके बाद वाकपति फर्स्ट, इसके बाद आएंगे बैरी सिंह द्वितीय, यहां तक जो देखा गया, ये सारे जो सामंत हमें देखने को मिले नंबर 5 तक, ये सारे कैसे हैं, लिख लेंगे आप ब्रैकेट में, सारे राष्ट्रकूटों के सामंत रहे, यानी अभी भी परमारों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं हुई है मालवा में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब अगला शासक जो आएंगे, जो इस वंश के संस्थापक के रूप में देखे जाएंगे, उनको हम लिखते हैं, यही लिख दे रहे हैं, छठवें शासक, पेन बदल दिया है, सियक द्वितीय, इन्हीं को श्री हर्ष भी बोला जाता है। और ये रहे हैं आपके, क्योंकि 945 तक तो सब सामंत ही रहे हैं,
945 एडी से लेकर 972 एडी के मध्य तक रहे हैं। इनके बारे में लिखा जाएगा यही क्या है, यही स्वतंत्र शासक रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन इनके बारे में परमार वंश के वास्तविक संस्थापक, परमार वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। क्यों अच्छा, आप इतनी हिस्ट्री देख चुके हैं, वास्तविक संस्थापक थे। जब भी कोई सामंत स्वतंत्र राजा बनता है तो उपाधि धारण करता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है और दूसरे वंश के राजा को या तो पराजित करता है या मारता है। यही आपने देखा है जब आपने मौर्य वंश को देखा था, जब मौर्य वंश का पतन हो रहा था, मौर्य वंश की सत्ता खत्म हो रही थी, तो आपने शुंग वंश को देखा था। शुंग भी सामंतों के रूप में ही थे, उन्होंने मंत्री थे, उन्होंने जब दूसरे को मारा तभी नए वंश की स्थापना होती है। तो अभी ये सारे सामंत हैं। अब किनके सामंत हैं? राष्ट्रकूटों के हैं। या तो राष्ट्रकूट शासक को जो हराए तभी ये स्वतंत्र सत्ता होगी। तो यही होगा। यहाँ लिखेंगे आप अगला तथ्य में क्या लिखोगे? इसने 1945 में राष्ट्रकूट नरेश खोतक को हराया था। लिख लें अब, इसने 1945 एडी में राष्ट्रकूट शासक खोतक को हराया। अब इसने राष्ट्रकूट शासक को हरा दिया, और जब राष्ट्रकूट शासक को हराएगा तो क्या होगा? अगला तथ्य, अगला तथ्य होगा परमारों को राष्ट्रकूटों से मुक्ति मिल गई या स्वतंत्र हो गए। तो लिखेंगे परमार राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र हो गए। परमार राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि राष्ट्रकूट भी वहां कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि कल्याणी के चालुक आ गए हैं नीचे की तरफ। ठीक है, स्वतंत्र, परमार राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र हो गए। अब इनके दो पुत्र होते हैं, एक होता है वाकपति सेकंड और एक होंगे आपके मुंज, नहीं इनको भी मुंज बोलते हैं। तो एक होंगे वाकपति द्वितीय, एक होंगे सिंधुराज। ठीक है, तो अब इसको रफ करते हैं और अगले शासक के रूप में देखेंगे हम वाकपति सेकंड को। दो लड़के होते हैं इनके, एक होते हैं वाकपति द्वितीय, एक होते हैं सिंधुराज। ठीक है, और वाकपति द्वितीय के लिए जाने ही जाते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं? वाकपति मुंज भी बोला जाता है। तो अब ये नंबर हो गया आपका 7। पति द्वितीय, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इनको हम वाकपति मुंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहे आपके 972 से लेकर 990 एडी तक। पुत्र किनके हैं? श्रीहर्ष के, या श्रीहर्ष के बड़े बेटे। ठीक है, या बड़ा पुत्र हिंदुआ। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीजें जान लें इनके बारे में। एक तो राजधानी कहाँ रही इनकी? राजधानी हमें देखने को मिलेगी उनकी उज्जैन। दूसरा तथ्य देखेंगे हम उपाधियां। इन्होंने जो भी उपाधियां रखी थी वो राष्ट्रकूट शासकों वाली ही रखी थी। जैसे आमोद वर्ष रखेंगे, इसके बाद ये श्री वल्लभ रखेंगे, है ना, इसके बाद पृथ्वी वल्लभ रखेंगे, यानी ये सब उपाधियां रखेंगे। उपाधियां, पहली उपाधि हो गई इनकी अमोघ वर्ष। शासक भी था, आपको याद हो, राष्ट्रकूटों में सबसे आदर्श राजा इसको देखा गया है, महान शासक में। ठीक है, दूसरा श्री वल्लभ, और एक और उपाधि देखा जाए पृथ्वी वल्लभ, तो उसको बोलते हैं अपन पृथ्वी वल्लभ। ये सारी उपाधियां आपने कहाँ देखी हुई हैं? ये आपने राष्ट्रकूट शासकों के यहाँ देखी हुई है। तो इसको कह सकते हैं राष्ट्रकूटों ठीक है, यानी राष्ट्रकूटों वाली उपाधियां हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला तथ्य लिखेंगे आप इसके बारे में।
आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कलचुरी चल रहे हैं महाकौशल वाले रीजन में, तो ये कलचुरी शासक देवराज द्वितीय को हराएगा और हराने के बाद उनकी राजधानी त्रिपुरी को लूटेगा। राजधानी कहाँ थी कलचुरियों की? त्रिपुरी थी। एक ये हुआ। दूसरा, ये अभी तैलप द्वितीय को हराएगा चालुक्यों के, वो कहाँ के होंगे? कल्याणी के। उसको 6 बार ये पराजित करता है, परंतु 7वीं बार फिर से युद्ध होता है जिसमें ये वो तैलप द्वितीय इसको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, तो वो वाला 2 तथ्य लिखे यहाँ पे। हाँ, मुंज ने कलचुरी शासक देवराज द्वितीय या युवराज द्वितीय, नहीं युवराज नहीं है, देवराज है, शासक देवराज द्वितीय को पराजित किया था और राजधानी त्रिपुरी को लूटा था। ठीक है, यानी जो इसके महाकौशल वाले रीजन में कलचुरी वंश थे उसको इसने हराया था। अब अगला लिखेंगे चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था मुंज ने। मतलब कितना महान पराक्रमी शासक देखने को मिल रहा है आपको। 6 बार पराजित किया था। अब फिर से वो हमला करता है 7वीं बार, हार नहीं मानता है, परंतु 7वीं बार पराजित हुआ। ये 7वीं बार मुंज पराजित हुआ और साथ उसने क्या किया? मार दिया। यानी मुंज ने 6 बार उसको हराया पर मारा नहीं। इसने क्या किया? 7वीं बार आता है, मुंज को हराता है और मार भी देता है। तो ध्यान रखना है जी। ठीक है, तो आपने देखा इनके बारे में, यहां हम इनको समझाएं आपको। ये एमपी के मालवा में है, इन्होंने किसको हराया? कलचुरियों को। यहाँ परमार है, यहाँ कलचुरियों को हरा दिया। ठीक है, और त्रिपुरी राजधानी पर लूटपाट की। इसके बाद राष्ट्रकूट नीचे जो चालुक्य आए आपके कल्याणी वाले, उसमें से तैलप को कितने बार हराया? 6 बार हराया, परंतु 7वीं बार फिर से हमला होता है और वो इसमें ये मारे भी जाते हैं। चलिए, अब मुंज के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, तो हम कुछ को निम्न विद्वानों के यहाँ देख लेते हैं। एक सब हेडर डालेंगे, मुंज के दरबार में निम्न विद्वान। सबकी रचनाएं वगैरह भी पूछी जाती हैं, तो आप सारे को लिखेंगे। पहला लिखेंगे हला युद्ध। इनकी रचना है इनकी पिंगल छंद शास्त्र। पिंगल छंद शास्त्र, और एक है मृत संजीवनी। ठीक है, एक हो गए। दूसरा लिखेंगे आप धनिक। इनकी रचना देखी जाए तो धनिक की रचना देखने को मिलेगी आपको। यशो रूप पाप लोभ। तीसरी देखेंगे आप धनंजय। इनका है रचना है 10 रूप। चौथे हो गए आपके मेरुतुंग।
एवरीथिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजा हर्ष नहीं, राजा भोज और राजा मुंज की प्रशासनिक जानकारी दी गई है, प्रशासन की जानकारी दी गई। तो इनका जो वो है प्रबंध चिंतामणि, और ये एक जैन साहित्य है। वर्णन क्या है तो लिखेंगे राजा भोज और मुंज के प्रशासन की जानकारी। ठीक है। और पांचवा जो है एक और विद्वान है पद्मागुप्त, इन्हीं को कई जगह परिमल भी देखने को मिला है। इनकी रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो छोटे भाई अभी सिंधुराज बनेंगे उनके युद्धों का वर्णन किया है इन्होंने। तो लिखेंगे नव साह संग चरित्र। इसमें क्या वर्णन है? सिंधुराज, आने वाले शासक सिंधुराज, जो भी आने सिंधुराज की विजयों का वर्णन है। ये सारे नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर बनाइए। अच्छा, ये तो आपने देखे कि इनके दरबार में ये विद्वान है, इनकी रचनाएं देख ली, सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब मुंज खुद विद्वान था, उसने भी पुस्तक लिखी थी, तो इसको आप लिखें। मुंज स्वयं विद्वान था और उसकी पुस्तक भी लिखेंगे आप। मुंज पति देश किताब का नाम है, वो जो भूगोल विषय से संबंधित थी। अगला तथ्य लिख लेंगे आप यहाँ, मुंज स्वयं विद्वान था, स्वयं विद्वान था। अब विद्वान था तो उसने कोई किताब लिखी होगी, तो उसका नाम है मुंज प्रतिदेश, मुंज प्रतिदेश। ठीक है। और ये जो किताब है, जो ग्रंथ है, ये भूगोल विषय से संबंधित है। ठीक है, ये आपने जाना। एक फैक्ट और लिखेंगे मुंज के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंज के समय हम कह सकते हैं मालवा का स्वर्ण काल था, क्योंकि इतने सारे विद्वान देख रहे हो आप, है ना। तो ये भी इसको हम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखोगे आप? इसके समय मालवा का इसके समय को मालवा का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है। एक तथ्य लिख लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था। लिखेंगे मांडू में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये सारे तथ्य जो हमने लिखाए हैं, युद्ध लिखाए हैं कि इसने तेलप को 6 बार हराया, 7वीं बार ये खुद हारा और मारा गया। कलचुरी शासक देवराज द्वितीय को हराता है, त्रिपुरी राजधानी लूटता है, विद्वान बता दिए, राजधानी स्पष्ट हो गई। अब हम अगले शासक के बारे में लिखेंगे, जो इसका भाई बनेगा सिंधुराज। ठीक है। और इसके बाद सिंधुराज के बाद उनका पुत्र आएगा भोज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो जो भी शासक है उनको हम एक गिनती में लिखा जरूर देंगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिखेंगे सिंधुराज, क्योंकि सिंधुराज भोज के पिताजी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ही। सिंधुराज का जो समय देखा जाए, 990 तक तो देख ही लिया आपने, अब 1000 ईडी तक आ गए। 10 साल का इनका शासन है। और ये है कौन? तो ये जो है मुंज के छोटे भाई हैं, मुंज के छोटे भाई। ठीक है। और एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लें, क्योंकि अभी आपने हमें बताया है इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, पद्मागुप्त या परिमल के, पद्मागुप्त या
परिमल की जो रचना थी अभी आपको लिखाई है, फिर से लिख ले, नव सा संचरित। इसमें क्या है, इसमें इसकी विजय का वर्णन है, इसकी विजयों का वर्णन है। अब इसके बाद आपको पता ही है कौन आएगा, इसका लड़का सबसे महान परमार वंश, देखो दो थे, मुंज के लिए जाना जाता है परमार वंश, शुरुआत में बताया, और एक राजा भोज के लिए जाना जाता है। दोनों ही विद्वान शासक थे। 9वें नंबर के शासक होते हैं भोज। 1000 से लेकर 1055 तक इनका समय देखने को मिलता है। राजा भोज लिख लें इनको। पुत्र किनके हैं, लिख लें, पुत्र है ये सिंधुराज के। ठीक है, राजा भोज के बारे में थोड़ा ज्यादा जाने। इनका जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन में हुआ है। मृत्यु देख लें इनकी, मृत्यु होती है आपके 1055 में। और मृत्यु का कारण क्या है वो भी आपको लिख ले, आपको जानना चाहिए। क्या होता है, कलचुरी शासक कांड, जिसको लक्ष्मी कांड कहा गया, और सोलंकी वंश जो भी हमने दिखाया था आपको भारत के पश्चिमी रीजन में, यानी गुजरात वाले रीजन में, काठियावाड़ वाला पूरा रीजन जो कह सकते हैं, यहाँ सोलंकी वंश देखने को मिल रहा है हमें गुजरात वाले रीजन में। तो सोलंकी वंश के भीम प्रथम, ये दोनों संयुक्त अभियान करते हैं जिसमें इनकी हार होती है और मृत्यु होती है। तो लिख लेंगे आप कलचुरी शासक, क्योंकि कलचुरी वंश आप देख ही रहे, साथ साथ चल रहा है। अभी इनके सिंधुराज के बड़े भाई ने कलचुरी शासक को हराया है और त्रिपुरी को लूटा है, तो फिर से वही चलता है। कलचुरी शासक कर्ण प्लस, ये तो हो गए यहाँ के, और सोलंकी वंश के भीम, सोलंकी वंश के भीम फर्स्ट के संयुक्त अभियान से क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दो चीजें आपने यही जान ली हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, उपाधियां। उपाधियां, दो उपाधियां इनकी बड़ी फेमस है, उनको लिख लें आप। पहली तो कविराज है और दूसरा है नव विक्रमादित्य। तो लिख लें आप, पहली कविराज और दूसरी है नव विक्रमादित्य। अब क्योंकि हमने क्या बोला है, राजा भोज भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इनने जो रचनाएं लिखी हैं राजा भोज की, उनको हम लिखाते हैं, इसको रब करते हैं। क्योंकि राजा भोज के बारे में बहुत सारी चीजें लिखना है। रचनाएं डाल लें हम, कौन कौन सी रचनाएं की इन्होंने। तो एक तो इन्होंने की है आपकी प्रमंदनम, ये इनकी आत्मकथा है। दूसरी देखी जाए तो इन्होंने जो लिखी है वो है आपकी सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। और चारु चर्चा, इसके बाद है सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार। फिर है विद्या विनोद, सारी याद करना है आपको क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसके बाद बचती है आपकी सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह। ये कुल मिला के आपको 6 रचनाएं इनकी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी इनकी आत्मकथा है। इसके बाद इनने जो निर्माण कार्य किए हैं, स्थापत्य में इनका योगदान है, उनको भी लिख लेते हैं। चलो यही लिख देते हैं उसको, स्थापत्य में योगदान क्या रहा, या इसको हम निर्माण कार्य भी लिख सकते हैं। लिख तो पहला तो लिखेंगे आप जो सब जाने जाते हैं,
धार में इन्होंने एक भोजशाला बनवाई जिसके अंदर सरस्वती या बाग देवी की स्थापना कराई है। आपने देखा भोज मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे। अब तो लिखेंगे धार में भोजशाला का निर्माण करवाया, धार में भोजशाला का निर्माण, और इसका समय देखा जाए तो 1034-35 में देखने को मिलता है। और इसी भोजशाला के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, इसके अंदर सरस्वती और इसी को हम बोलते हैं बाग देवी की स्थापना कराई। ठीक है, अब एक हम वो फैक्ट लिखाते हैं जो पिछले साल या उसके पिछले साल पीएससी ने पूछा था और लोगों को वहाँ उम्मीद ही नहीं थी टिक करने की। जैसे चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने और लोगों ने टिक ही नहीं कर पाए। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण कराया, और ये वाला जो फैक्ट है पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद एक भोजताल बनवाया, भोजताल, और साइक्लोपियन बांध, और ये कहाँ बनवाया, ये इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपके विशाल बांध जो है वो भोजपुर में बेतवा नदी किनारे है। वो बड़ा बांध है तो लिख लेंगे विशाल बांध भोजपुर बेतवा नदी पर। और ये जो बांध है वो वर्तमान में तोड़ दिया गया था। किसने तोड़ा था वो हम यहाँ लिखा दे रहे हैं, वो आपके होशंग शाह, इसको भी पढ़ेंगे, इस होशंग शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अभी होशंग शाह को भी हम यहाँ एमपी की हिस्ट्री में देखेंगे। होशंग शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया। पूछा जा सकता है कि जो आपका साइक्लोपियन बांध है वो किसने तोड़ा है, तो होशंग शाह है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब चौथा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं भोज मंदिर, भोजपुर का मंदिर, तो लिखेंगे भोजपुर मंदिर। भोजपुर मंदिर कहाँ है, तो ये तो रायसेन में है, पहले तो ये ध्यान रखें। और यहाँ खास क्या है, जो यहाँ शिवलिंग बना हुआ है इसकी यदि एक और लिख लें, इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं, सोमनाथ कहते हैं या कहा जाता है। दूसरा ये लिखेंगे जो ये मूर्ति है या शिवलिंग कि हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की और इसकी व्यास की, चौड़ाई की, तो ऊंचाई जो हमें देखने को मिलती है वो है आपकी 18 फीट। फिट में देखेंगे तो 18 फीट है, तो मीटर में देखेंगे तो 5.5 मीटर है। और यहाँ इसकी यदि चौड़ाई में देखा जाएगा, व्यास में देखा जाएगा तो आपके 7.5 फीट की चौड़ाई है और 2.3 मीटर यदि मीटर में नापेंगे। तो ये चीज़ें हमें किसके बारे में ध्यान रखना है, भोजपुर मंदिर के बारे में। और यहीं एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ प्राकृतिक ओम बना देखा है, ओम वैली है भोजपुर में स्थित, तो इसको भी लिख लें आप, यही इसको विशेष में लिख लें आप। प्राकृतिक ओम की आकृति की वैली है, कहाँ, भोजपुर में। ये कुछ इनके बारे में आपने निर्माण कार्य देखे। अब हम इनकी कुछ उपलब्धियां देखेंगे, कौन सी, राजनीतिक ने किन किन को पराजित किया है। राजा भोज को ही हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है, बाकी फिर हमें सारे शासकों को नहीं देखना है, केवल नाम लिखना है कुछ के और अंतिम शासक बताते हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि
क्योंकि पर राजा भोज हुए और मुंज हुए, इनके लिए तो परमार वंश को हम पढ़ते ही हैं। तो लिखेंगे हम राजनीतिक उपलब्धियां इनकी, राजनीतिक। इसमें देखेंगे हम पहला कि इन्होंने उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया। उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को हराया। इसके बाद कलचुरी शासक गंगेदेव को हम पढ़ा चुके इनके बारे में, इसलिए हमने पहले ही आते ही आपको मध्य प्रदेश के सारे उस समय के जो राजवंश चल रहे थे उनको हमने स्पष्ट किया था आपको, ताकि आप कोई भी तरीके का डाउट ना रहे आपके पास। देखो यहाँ आपको कौन देखने को मिल रहा है, मालवा यानी परमार है आपके यहाँ, और यहाँ कौन है महाकौशल वाले रीजन में, यहाँ कलचुरी वंश देखने को मिल रहा है ना। और ऊपर इस रेंज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें चंदेल देखने को मिल रहा है। और भली चंदेलों के सामंत यहाँ कछवाहा वंश है, वो अलग बात है। तो अभी इनने आप देख रहे हैं कई बार परमार शासक इनको हरा रहे हैं, जैसे मुंज ने ही हराया था युवराज द्वितीय को, ठीक है ना। तो अब यहाँ राजा भोज किसको हरा रहे हैं, कलचुरी वंश के आपके गंगेदेव को। तो वो फैक्ट लिखेंगे आप, कलचुरी शासक गंगेदेव को हराया, कलचुरी शासक गंगेदेव को हराया। और लिखे इन्होंने किन किन को हराया है, इन्हें तेलंगाना के तेलप को हराया है, तेलंगाना के तेलप को हराया। अब एक फैक्ट देखेंगे जिसमें चोल वंश आपको पता है तमिलनाडु वाले रीजन में है, चोलों का भी यहाँ हमला होता है। तो लिखेंगे चोल नरेश सोमेश्वर प्रथम ने, चोल नरेश, हमने चोलों की भी स्थिति आपको पहले ही मानचित्र में बता दी थी। चोल नरेश सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर फर्स्ट ने आपका धार, उज्जैन और हमने इनकी राजधानी बताई थी कि नहीं बताई थी, भोज की राजधानी उन्होंने धार लिखी थी, लास्ट में लिखा देंगे हम यदि नहीं लिखी होगी। धार, उज्जैन, मांडू, मांडू को ध्वस्त किया था, लूटपाट की, सब कुछ किया, ध्वस्त किया था। अब यही चोल वंश के एक शासक आते हैं आपके राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल। तो लिखेंगे वहीं राजेंद्र चोल के सहयोग से इंद्रनाथ, उड़ीसा के शासक उनको हराता है, सहयोग से इंद्रनाथ को हराता है। यानी पहले सोमेश्वर प्रथम जो आते हैं वो उज्जैन, धार, मांडू को ध्वस्त करते हैं, लूटपाट करते हैं। इसके बाद उसी चोल वंश का एक शासक आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिसके साथ भोज मिलकर उड़ीसा के शासक इंद्रनाथ को पराजित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जानी। अब हम कुछ चीज़ें और बताते हैं इनके बारे में। इनके दरबारी कुछ कवि थे, उनको भी बताते हैं, और कुछ विशेष जो आपको जानना चाहिए। जैसे राजा भोज के दरबार में जो विद्वानों की बात की जाए तो उनकी राजसभा में लगभग 500 विद्वान बैठते थे, ये बात है। इनकी तुलना समुद्र से की जाती है, समुद्रगुप्त से जो नेपोलियन था, है ना। और इनके कहा जाता है कि इनको कलम और तलवार दोनों में क्या थी, श्रेष्ठता थी। और इनके ग्रंथों में जो उन्होंने लिखे हैं उसमें जहाज और विमानों बनाने की वो भी थी, टेक्निक कैसे बनाए जाते हैं, बनानों की विधियों का भी उल्लेख था। तो वो सारी चीज़ें जो है हम उसको विशेष में या अन्य उपलब्धि में लिख देते हैं, या उसको हम अन्य तथ्य डाल देते हैं। या भी रुक जाइए, पहले हम प्रमुख दरबारी कवि लिखा दे रहे। पहले प्रमुख
दरबारी कवि। तो पहले हैं आपके धनपाल, इनकी रचना लिखेंगे। और धनपाल के बारे में एक तथ्य और याद रखेंगे, बाद में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार लिया था। तो पहले मंजरी ग्रंथ इनका है, ग्रंथ लिख लें, मंजरी ग्रंथ हो गया। और यहां लिख लेंगे बाद में जैन धर्म स्वीकार लिया था। ठीक है। अब दूसरे हम इनके कवि लिखते हैं भास्कर भट्ट। भास्कर भट्ट, भास्कर भट्ट के बारे में आप एक तथ्य लिखें कि भोज ने इन्हें विद्यापति की उपाधि दी थी। तो लिखेंगे भोज ने इन्हें विद्यापति की उपाधि दी थी। देखो जितने भी मध्य प्रदेश वाले जो वंशज हैं इनको जरूर ढंग से देखना है, सारी चीजें इनकी डेप्थ में देखना है, बाकी आप भली कई चीजों को ऊपर से देखें। और लास्ट लिखेंगे दामोदर मिश्र। इनकी रचना लिखें आप, दामोदर मिश्रा जी की हनुमान नाटक, बड़ी इंपॉर्टेंट है हनुमान नाटक। ठीक है। अब हम कुछ अन्य लिखते हैं, पेन अब हम लिखते हैं कुछ अन्य विशेषताएं जो जानना जरूरी है, इनके संदर्भ में है। हमने आपके दरबारी कवि भी लिखा दी, रचनाएं भी लिखा दी। अब लिखेंगे हम अन्य तत्व, और सारे इंपॉर्टेंट जो भी हम लिखाएंगे यहाँ अन्य तत्व। राजा भोज को हमने खूब डिटेल में देखा है, लिखेंगे आईनी अकबरी में लिखिए आईनी अकबरी पे। इस ग्रंथ में ये बात लिखी है, इसके अनुसार राजा भोज के राजसभा में 500 विद्वान थे। राजा भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे। अब सोच ले आप इनकी सभा कितनी, जहां 500 विद्वान बैठे हो सभा में 500 विद्वान थे। और ये बात कहाँ लिखी है? आईनी ए अकबरी में। अगला तथ्य लिखेंगे हम, इनके ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख है। तो लिखेंगे इनके ग्रंथों में, या भोज के ग्रंथों में, भोज के ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने की विधियों का उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। अब हम अगला देखते हैं, और क्या है? तो राजा भोज के साम्राज्य की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है। तो भोज के साम्राज्य की तुलना समुद्रगुप्त से की है। ये भी भारत के नेपोलियन कहे जाते थे। और एक लास्ट फैक्ट लिखेंगे हम, सारे अन्य तथ्य इंपॉर्टेंट है। भोज को कलम और तलवार में श्रेष्ठता प्राप्त थी। भोज को तलवार और कलम में श्रेष्ठता प्राप्त थी। ठीक है, ये हुए राजा भोज। को
इसको हमने पूरा डिटेल से देखा है। अब कोई भी शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हम नाम लिखाएंगे और इसको टॉपिक को खत्म करेंगे। हमें केवल मुंज को और राजा भोज को बहुत ढंग से देखना था, डिटेल से देखना था, सारी चीजें हमने देखी। अब हम बाकी शासकों के केवल कुछ नाम लिखाते हुए इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अब कुछ शासक हुए, मान लो जय सिंह प्रथम, जय सिंह फर्स्ट है, ये जो है पुत्र है भोज के, ये भर लिखना हो तो लिख लो आप, पुत्र है भोज के। इसके बाद अगले शासक देखने को मिलते हैं उदयादित्य, है ना। इनका समय लिखना हो तो 1070 से 1080 के आसपास, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है वो, लगभग 12 देखा जाए तो हमें देखने को मिले लक्ष्मी देव, लक्ष्मी देव के बाद देखा जाए हम तो मिलेंगे नरवर्मन देव, अब क्योंकि एग्जामों में ये आना नहीं है इसलिए हम उन पर समय भी नहीं लिखा रहे, केवल आपको नाम भर लिखा दे रहे कुछ। यशोवर्मन है इसके बाद, है ना, यशोवर्मन के बाद जयवर्मन, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम केवल एक चीज लिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को नाम लिखाते हैं। यशोवर्मन देव हो गए, देव नहीं है यशोवर्मन, जयवर्मन देव फर्स्ट है, विंध्यवर्मन। तो ये सारे हमने बता भर दिए पर ये इंपॉर्टेंट एक भी नहीं है, समझ गए ना। एक फैक्ट पर लिख सकते हैं, इन्होंने मूलराज फर्स्ट को पराजित कर मालवा पर पुनः अधिकार किया। अब सोच ले कि मालवा भी इनके अधिकार में सही से नहीं रह पा रहा है, पराजित कर मालवा पर पुनः अधिकार किया। तो इस तरीके से फिर हमें एक देखने को मिलेंगे, एक और लिख लें क्योंकि इल्तुतमिश का आक्रमण होगा देवपाल के टाइम पर। तो इल्तुतमिश हमला करता है 1233 से 34 के मध्य। इल्तुतमिश ने मालवा पर विजय प्राप्त की, इल्तुतमिश ने मालवा पर विजय प्राप्त की। ये इंपॉर्टेंट, ये भर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चाहे तो लिख देंगे, इसके बाद विभिन्न परमार शासकों ने राज किया। इसके बाद ऐसा लिख लेंगे अब, इसके बाद विभिन्न परमार शासकों ने शासन किया, पर हम सबको नहीं देखेंगे, हमें तो इनको भी नहीं देखना था, फिर भी लिख दिए शासकों ने शासन किया। अब जो अंतिम बात है वो भर लिख देंगे, जब इस वंश का क्या होता है पूर्ण रूप से खत्म, यानी परमाणु की सत्ता को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है, वो भर फैक्ट लिखें आप। तो लिखेंगे सन, बस ये अंतिम भर ध्यान रखेंगे। बारी जो भी शासक लिखा है, ना लिखना चाहो तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखेंगे आप 1305 में, बस ये अंतिम फैक्ट याद रखेंगे। मैं महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एनुअल मुल्क ने पराजित कर मार डाला। यानी अब परमार वंश 1305 में हमें पूरा तरीके से खत्म देखने को मिलता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, संस्थापक ध्यान रखने हैं, है ना। संस्थापक के बाद 1945 तक 945 तक तो आप क्या देख रहे हो, सब सामंती के रूप में है। इसके बाद श्री हर्ष को देखा, जिन्होंने राष्ट्रकूट शासक होतक को पराजित कर स्वतंत्र रूप से या वास्तविक संस्थापक के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद जो वाकपति सेकंड या मुंज कह सकते हैं हम, उनको देखना है हमें प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से उन्होंने, उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान देखने को मिले हमें, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मुंज के बाद हम सिंधु राज को थोड़ा सा जानेंगे, छोटा भाई है
और इसके बाद सिंधुराज पिता भी हैं भोज के, तो भोज को हमने पूरा डिटेल से देखना है। तो यानी हम मोटा मोटा देखें तो संस्थापक याद रखिए, आप मुंज को याद रखिए, राजा भोज को याद रखिए, बाद में लास्ट लाइन याद रखिए इसका, इस वंश का या कब पूरा समापन होता है, तो 1305 में खत्म हो जाता है। बाकी हमने आपको सारी लोकेशंस स्पष्ट की हैं, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के राजवंश सारा डिस्कस किया है। अगला जो हमारा एक वंश होगा एमपी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कछवाहा वंश, जिसको हम कच्छपाद वंश कहते हैं, वो अगली क्लास में हम देखेंगे।